लेकिन जब आप 12th में आते हैं तो आप पढ़ते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। आपको क्या पढ़ना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा पढ़ना है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ना है। मौर्य डायनेस्टी क्या पढ़ना है? यहाँ मौर्य वंश पढ़ना है। अब यहाँ देखिए मौर्य वंश में किसे पढ़ना है? सबसे ज्यादा फोकस किसको कर रहे हैं? अशोक के शिलालेख एवं गुप्तकालीन भूमि अनुदान। वैदिक पीरियड को आप छोड़ नहीं सकते। एनसीईआरटी में सीधा वैदिक पीरियड नहीं लिखा है, लेकिन वैदिक पीरियड पढ़ना है। विचार, विश्वास और इमारतें, इसमें हमें किस चीज को फोकस करना है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। यात्रियों के नजरिए से मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो हमारे देश में आए, हमारे देश के बारे में समझे, जाने और लिखे, उनके बारे में हमें जानना है कि उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या बताया, कैसे बताया, उनकी किताबें क्या थी, उन किताबों में क्या चर्चाएं की गई। 1918 से 1948, अगर यहाँ ये लिख दिया 1980 से 1948 तो वो समझ जाइए कि पूरा इतिहास समेट दिया, क्योंकि आप यहाँ देखें इन चीज़ों को, समझें इन चीज़ों को, और जिनको जिनको हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट लेना है वो फोकस करें हमारे ऊपर, हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर के ऊपर। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाकुंभ की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सपने बुन रहे हैं, जिसके बारे में आपके रगों में खून दौड़ रहा है, उस महाकुंभ का रोड मैप आपको दे दिया गया है। रोड मैप एनटीए ने दे दिया है। एनटीए ने बता दिया है कि भैया यही रास्ता है, यही पथ है और इस पे चलना शुरू कर दो। तो इसी क्रम में आपको पता ही है कि आप जब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो CU/CET के आने से लेकर के और CU/CET के बड़े होने तक, मतलब एक बच्चा जब गर्भ में आता है और जब बड़ा होता है, इस पूरे दौर का ब्यौरा वहाँ पर आपको दिया गया है। मतलब CU/CET कब आया, कब क्या किया, किस तरीके से उसने अपने सिलेबस को डिफाइन किया है, किस तरीके से उसने अपने आप को डिफाइन किया है और किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ये सारी चीज़ें उसमें दे दी गई हैं। लेकिन उसके बाद भी अब हमारा कर्तव्य क्या है? ये है कि हम आपको ये बताएं कि आप किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करें, यानी किस चीज़ पे आप ज़्यादा पढ़ें। आप वैसे भी पता है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया पूरे सिलेबस को। एक तरफ आपका लैंग्वेज है, एक तरफ आपका डोमेन सब्जेक्ट है और एक तरफ आपका कह सकते हैं कि कॉमन है, जिसमें आप जीके, जीएस, करंट अफेयर और मैथ और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो हम मतलब बेसिकली जो हम हैं वो हम आपको सिर्फ डोमेन के लिए बताएंगे अभी, ठीक है। आप जीके जीएस की बातें तो होती रहेंगी, वो पढ़ाएंगे हम आपको। डोमेन की अगर बात करें तो जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जो बीए के पर्पस से जो सब्जेक्ट है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये मेजर सब्जेक्ट है। उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट ऐड होंगे। लेकिन ये सब किसके ऊपर ऐड होंगे? ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कि वो ऐड करेगी कि नहीं करेगी या क्या करेगी। तो इसलिए अभी मेजर जो क्या है कि हम आपको चारों सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, कि ये बताएंगे कि किन किन चीज़ों को आपको कहाँ से पढ़ना होगा और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। दूसरी बात रही बात ये कि ये जो आप बार बार देख रहे होंगे कि एनटीए ने बार बार फोकस किया कि क्लास 12th एनसीईआरटी, क्लास 12th एनसीईआरटी, यानी कि वो बार बार ये कह रही है कि जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसी पर फोकस रहना है हमें, उसके ना आगे जाना है ना उसके पीछे जाना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, अरे 2-4 क्वेश्चन तो कहीं से उड़ के डाल देंगे, उसमें क्या करना है, लेकिन वो भी हम तोड़ेंगे। हमने आपको बार बार कहा है कि ये जो कुरुक्षेत्र है ना, ये कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र में हम अभिमन्यु की तरह नहीं लड़ने आए हैं कि बस हमें बस चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता पता है, हम तोड़ के वापस आने का भी रास्ता ढूंढेंगे। तो उसी क्रम में इस चक्रव्यूह के रास्ते को समझने के लिए सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री एक ऐसा डोमेन सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी छोड़ना नहीं चाहेगी अपने लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो DU हो, JNU हो, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, BHU हो, ज़्यादातर जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो JNU, DU, BHU, ठीक है, ये अपने आपस में ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को अगर फोकस किया जाए तो हिस्ट्री को तो छोड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि भैया बिना इतिहास के वर्तमान संभव नहीं है। तो अगर हम आज चर्चा करेंगे हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री की, कि जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसको किस तरीके से अभी तक हमने अपने चैनल पर उसको कहाँ तक पढ़ाया है, आगे हम अपने चैनल पर उसे किस तरीके से लेकर चलेंगे और किन किन चीज़ों पे फोकस रखना है,
एनसीईआरटी को लेकर के साथ साथ चलना है और किस तरीके से एनसीईआरटी के साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स निकालने हैं एनसीईआरटी से। हम आपको बताएंगे कि जो चैनल पे हमने अपने वीडियो पढ़ाए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से किस तरीके से कोरिलेट करते हुए वो सब्जेक्ट चला है आपके साथ, ठीक है, किस तरीके से उस एनसीईआरटी से फैक्ट्स निकाल के हम वहां लेकर के आपके पास आए हैं। तो अगर इसकी चर्चा करें, देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा कि ये हिस्ट्री पार्ट 1। वैसे तो आप जब क्लास 12 की एनसीईआरटी देखेंगे तो कई पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, वहां पे कई बुक्स में डिवाइड किया गया। हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया पूरी हिस्ट्री को, और उन दोनों पार्ट की डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। और देखिए इतना आसान नहीं है कि एनटीए ने कह दिया क्लास 12 तो आप खुश हो गए, नहीं बस क्लास 12 ही तो है, बाकी कुछ है नहीं। बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है कि क्लास 12 का मतलब ये नहीं कि क्लास 12 उसको इस तरीके से डिफाइन करेगा सिलेबस को कि आपको लगेगा ये तो पूरा इतिहास ही समा दिया क्लास 12 में, ठीक है। क्यों क्लास 12 लेकर आया, ये भी तो सोचने की बात है। क्यों नहीं क्लास 9, 10, 11, 12 कह दिया। आप समझिए बात को, अगर आप 9th में पढ़ते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, ठीक है, आप 10th में पढ़ते हैं कि बाबर का लड़का जो था हुमायूं था, लेकिन जब आप 12th में आते हैं तो आप पढ़ते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। यानी कि पहले से लेकर आखिरी तक का पूरा पढ़ जाते हैं आप क्लास 12th में। इसीलिए उसने बहुत बारीकी से क्लास 12th को पॉइंट कर दिया कि भैया पढ़ो इसी में सब कुछ। लेकिन हम आपको उसके लिए आसान बनाएंगे, हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप उसे कितने अच्छे तरीके से पढ़ें कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो चलिए उस कुरुक्षेत्र का जो रोड मैप हमें दिया गया है एनटीए के द्वारा, हम उस रोड मैप पे चलने की कोशिश करते हैं, हम इस पथ पे चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ही लीक बनाएंगे और हम ही उस पर चलेंगे और हम आपको चल के दिखाएंगे अपने मंजिल तक पहुँच करके। तो चलिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसको देखिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। चलिए अगर यहां देखा जाए क्लास 12 की एनसीईआरटी आप खोलेंगे अगर, तो पहला पेज ही आपको मिलेगा, ये लिखा रहेगा ईंट मनके तथा अस्थियां। अब एक बात समझिएगा, आपको इसको देख के लगेगा कि ये क्या लिख दिया, ईंट मनके और अस्थियां, ये क्या लग रहा है गारा माटी बनाने का, हम लोग घर और बनाने के लिए सिखाएगा क्या एनसीईआरटी? ऐसा नहीं है भैया। ये जो ईंट मनके और अस्थियां है, यहाँ एक टॉपिक लिखा है हड़प्पा, यहाँ एक टॉपिक लिखा है हड़प्पा। हड़प्पा जो लिखा है आप देखेंगे हड़प्पा को, तो हड़प्पा बस एक टॉपिक नहीं है भैया, ये हड़प्पा जो है एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा पढ़ना है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ना है। यहाँ हड़प्पा लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हड़प्पा, यहाँ पर क्या लिख दिया देखिए, प्रथम शहर की कहानी हड़प्पा पुरातत्व, यानी कि ईंट मनके और अस्थियां जो पहला चैप्टर है उसमें हम प्रथम शहर की कहानी पढ़ेंगे। किस शहर की कहानी पढ़ेंगे? फर्स्ट सिटी हड़प्पन आर्कोलॉजी की, यानी कि इसमें हम पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का डिटेल वीडियो पढ़ा हुआ है, वहां पे हम डिटेल पढ़ाया है उसे। और ऐसा नहीं कि वहां पढ़ा दिया तो फिर आगे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा आगे भी होगी, इस पर MCQ भी आएंगे, बहुत सारा काम होगा, लेकिन अभी पहले डिटेल सिलेबस समझिए। तो इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सभ्यता शुरू हुई, कैसे कैसे वहाँ हमें चीज़ें मिली हैं, कहाँ पर हमें नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है, कहाँ पर हमें जो है पोर्ट मिला है, ये सब चीज़ों की चर्चा की गई है, आगे भी की जाएगी। तो ये पहले चैप्टर में इन सब चीज़ों को सम्मिलित कर दिया। देखिए प्रारंभिक नगरी केंद्र क्या था, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता लिख दिया यानी सब कुछ आ गया उसमें, ठीक है। उसमें हम देखेंगे इसका उपयोग पुरातत्व और इतिहासकारों ने किस प्रकार किया, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का हम उपयोग करते हैं, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से एनटीए ने एक टॉपिक जो है डिसाइड कर दिया कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडिया में पढ़ना है, यानी प्राचीन भारत में पढ़ना है, ठीक है। 3 भाग इतिहास के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न, तो तीनों को हम लेके साथ चलेंगे और एनटीए ने भी तीनों पे फोकस किया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगर हम तो देखेंगे क्या कह रहा है, राजनीति और आर्थिक, यहां देखिए आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, यानी कि 600 BC की बात कर रहा है। 600 BC में क्या है देखिए, राजनीति और आर्थिक इतिहास, शिलालेख किस प्रकार का इतिहास निर्माण करते हैं। यानी देखिए यहां क्या पढ़ना है, मौर्य डायनेस्टी, क्या पढ़ना है, यहां मौर्य वंश पढ़ना है। अब यहां देखिए मौर्य वंश में किसे पढ़ना है, सबसे ज्यादा फोकस किसको कर रहे हैं, अशोक के शिलालेख एवं गुप्तकालीन भूमि अनुदान। यानी देखिए क्या कर रहे हैं, यहां केवल मौर्यों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां किसकी बात कर रहे हैं, यहां गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं, गुप्त काल, यानी एंशिएंट इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद सीधे हम पहुंचे कहां, मौर्य और गुप्त। इन दोनों पे पढ़ाया जा चुका है, डिटेल वीडियो वहां पर आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल वीडियो मिलेगा। यहां से हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और अंतिम शासक बृहद्रथ तक पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्त में भी हम आएंगे तो गुप्त में भी हम श्रीगुप्त से पढ़ना शुरू करेंगे, और सिर्फ उनके बारे में नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, उनका पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली हिस्ट्री पढ़नी है, मतलब उनका राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पढ़ना है।
यानी कि वो किस तरीके से काम करते थे, उनका शासन, उनका जो डायनेस्टी था किस तरीके से काम करता था, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। देखिए उनका रिलीजन्स पढ़ना है, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल व्यू पढ़ना है, यानी कि उनके शिलालेख पढ़ने, अशोक के शिलालेखों की चर्चा होती है, 13 शिलालेख है, ठीक है, किस शिलालेख में क्या क्या कहा गया है, वहीं से फैक्ट्स निकाल के हमने आपको अपने वीडियो में बताया है, आगे भी उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे चैप्टर को हम समराइज करते हैं मौर्य काल और गुप्त काल के आसपास के सारे हिस्सों में, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे, तीसरे पार्ट में पहुंचे तो क्या, आरंभिक समाज, यानी 600 बीसी के पास फिर पहुंचे, तो यहां पर क्या है, जाति वर्ग बंधुत्व लिंग के संदर्भ में सामाजिक इतिहास, यानी महाभारत की कहानी से बात करेंगे, यहां पर महाभारत में इतिहासकारों की बात करेंगे, यानी कि सिंपल बात है, वैदिक पीरियड की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, वैदिक पीरियड की। तो यहां पर हम इस टॉपिक को हम वैदिक पीरियड में समराइज करेंगे, क्योंकि देखिए वैदिक पीरियड को आप छोड़ नहीं सकते। एनसीईआरटी में सीधा वैदिक पीरियड नहीं लिखा है, लेकिन वैदिक पीरियड पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम उसी में समराइज करेंगे, महाभारत और इन सब चीजों को लेकर के हम वैदिक पीरियड में पहुंचेंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़े, जो इतिहास का अगला है, विचार विश्वास और इमारतें। टॉपिक का नाम है विचार विश्वास और इमारतें। एनसीईआरटी का जब आप विषय सूची खोलेंगे, सब्जेक्ट लिस्ट खोलेंगे, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा, विचार विश्वास और इमारतें। लेकिन आपको वहां दिमाग चकरा जाएगा कि विश्वास, विचार और इमारतों में क्या पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी में, कैसे एंट्रेंस एग्जाम देंगे। अरे भैया हम हैं ना बताने के लिए। देखिए इस टॉपिक का नाम ये है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या, देखिए वैदिक धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, वैष्णव धर्म पढ़ना है, शैव धर्म पढ़ना है, ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, सांची का स्तूप पढ़ना है, ठीक है, सांची के स्तूप की शिल्प कला पढ़नी है। यानी कि कुल मिला जुला करके जितने भी धर्म हैं हमारे यहाँ, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करनी है, वैष्णव धर्म, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो जैन और बौद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्धिज्म पे चर्चा हमने की है वीडियो में, ठीक है। देखिए हम आपको साथ साथ ये बताते चल रहे हैं कि हमने जो इतिहास में पढ़ाया आपको, वो कहीं एनसीईआरटी से अलग नहीं था, वो साथ साथ एनसीईआरटी के चल रहा था। आपको ये ना लगे कि अरे गुरुजी तो पढ़ा दिए कुछ और एनटीए ने दे दिया कुछ और, ऐसा कुछ नहीं था। हमको पता था, हमें ये आइडिया था कि एनटीए जो है वो एनसीईआरटी को साथ लेकर के चलेगा, क्योंकि भैया एनसीईआरटी के बिना आज के समय में कोई एग्जाम आप टच नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं हम ना, तो एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं तो उसी के साथ ही साथ चलेंगे ना। तो ये जो टॉपिक है विचार विश्वास और इमारतें, इसमें हमें किस चीज को फोकस करना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। लेकिन दो बहुत फेमस धर्म है, दो बहुत मेन टॉपिक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी जैनिज्म और बौद्धिज्म। इन पे चर्चा हुई है, गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में भी, यानी महावीर स्वामी के बारे में भी, ठीक है, आप जाके वहां देख सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक के पर बढ़े। अब हिस्ट्री का दूसरा पार्ट शुरू होता है। ये पहला पार्ट था, यानी ये एंशिएंट इंडिया था। कौन सा इंडिया था, एंशिएंट इंडिया। आप जब वैसे एनसीईआरटी में जाएंगे तो शायद 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एंशिएंट, एक मिडुअल और एक मॉडर्न, ठीक है। लेकिन हमने 2 पार्ट में समराइज कर दिया पूरे सिलेबस को। तो अब यहाँ देखिए एंशिएंट इंडिया का पार्ट तो समाप्त हुआ। अब अगर हम दूसरे पार्ट में बढ़ें तो हम देखते हैं मॉडर्न, मिडुअल में आते हैं। मिडुअल में देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं, यात्रियों के नजरिए से। अब भैया यहां टॉपिक समझने की कोशिश करिएगा। यात्रियों के नजरिए से मतलब यह हुआ कि कुछ लोग जो हमारे देश में आए, हमारे देश के बारे में समझे, जाने और लिखे, उनके बारे में हमें जानना है कि उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या बताया, कैसे बताया, उनकी किताबें क्या थी, उन किताबों में क्या चर्चाएं की गई, इन सब चीजों के बारे में। लेकिन अब डिटेल में देखें तो क्या है, क्या कह रहे हैं कि यात्रियों के विवरणों के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा। यात्रियों के विवरण के आधार पर मध्ययुगीन समाज, यहां देखिए लिख दिया साफ साफ, मिडुअल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है हमें। अब मिडुअल सोसाइटी में कौन आता है भैया बताइए जरा। अरे सिंपल सी बात है, मिडुअल इंडिया के जो डायनेस्टीज थी, आप किसी भी डायनेस्टी की बात कर लीजिए, उन डायनेस्टियों की चर्चा करनी है हमें। किस चीज के बारे में चर्चा करनी है, उनके समाज के बारे में, ठीक है। उनका विवरण, कहां से यात्रियों की यात्राएं की, उन्होंने क्या लिखा, किसके लिए लिखा, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। अब यहां देखिए मेन टॉपिक, अलबर्नी, इब्ने बतूता और बर्नियर, 3 लोगों का नाम हम एकदम कोट कर चुके हैं कि इन 3 लोगों पे फोकस करना। अभी चूंकि हम मिडुअल इंडिया शुरू नहीं किया है हमने अभी अपने चैनल पर, तो अभी वहां शुरू करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, अब पीछे तो हमने आपको बताया कि हमने क्या पढ़ा दिया है। अब आप कोरिलेट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी को साथ लेके चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे ना। तो अब यहां हम यहां आगे भी एनसीईआरटी को साथ लेके चलेंगे। तो देखिए यहां हम किस पे फोकस करेंगे, अलबर्नी, इब्ने बतूता और बर्नियर। लेकिन इन पे फोकस करने के साथ साथ हमारा फोकस जो है वो मिडुअल इंडिया के कुछ राजाओं के ऊपर भी रहेगा। जैसे आप गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी की बात कर लें, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी की बात कर लें, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी की बात कर लें। उनमें जो कुछ मेन राजा थे, मेन सुल्तान थे, शासक थे, उनके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि इब्ने बतूता आप देखेंगे
क्या आता है तुगलक वंश के शासनकाल में? अलबर्नी आता है, आपको पढ़ाया जा चुका है, एक टॉपिक मिडुअल का पढ़ाया जा चुका है जिसमें बताया गया कि अलबर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के उनके शासनकाल में आता है, जो अरब आक्रमणकारी रहते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में चर्चा करनी है तो इनके बारे में इनके साथ उनको चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो उनको हम साथ लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से मिडुअल का ये पहला टॉपिक शुरू हुआ। अब अगले टॉपिक की तरफ अगर मिडुअल के बढ़े तो देखेंगे क्या, भक्ति सूफी परंपरा, यानी भक्ति और सूफीज्म की बात करते हैं। यानी कि हम किसकी बात करेंगे, भक्ति और सूफीज्म। अब यहां पर भक्ति सूफीज्म की अगर बात आएगी तो भक्ति सूफीज्म में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, जिसमें कबीर को आप पढ़ेंगे, जिसमें सूर को पढ़ेंगे, जिसमें तुलसी को पढ़ेंगे, जिसमें मीराबाई को पढ़ते हैं, जिसमें आप रामानुजाचार्य को पढ़ते हैं। ये सब क्या है, भक्तिज्म और सूफीज्म की बात करते हैं। जिसमें आप चिश्ती सिलसिला को पढ़ते हैं, चिश्ती परंपरा को पढ़ते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ते हैं। अब इनसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ठीक है, अब उनसे देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के बारे में, अब उनसे जुड़े हुए जो राजा हैं, जो उनसे जुड़े हुए जो शासक थे, जिनके शासनकाल में ये रहे, जिनके बारे में इन्होंने लिखा, जिनके बारे में इन्होंने बताया, उनकी चर्चा भी साथ साथ करेंगे। क्यों? अगर नहीं करेंगे, एनटीए ने बहुत सोच समझ के सिलेबस दिया है, उसने सूफीज्म लिख दिया, आप केवल सूफीज्म पढ़ के जाएंगे तो गायब हो जाएंगे। सूफीज्म के साथ साथ आपको उस राजा को भी कोरिलेट करके चलना होगा कि जिसके बारे में सूफीज्म में कुछ कहा गया है, जिसके बारे में सूफी संतों ने कुछ कहा है या सूफी संत उनके साथ रहा करते थे, उनके बारे में भी चर्चा करनी है। वहीं से घुमाएगा क्वेश्चन, वहीं से प्रश्न घुमाएगा आपके। ठीक है, तो जो डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री रखना चाहते हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग रखना चाहते होंगे, तो जो डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री रखना चाहते हैं वो वीडियो को देखना ही होगा उनको, डिटेल नहीं देखेंगे तो फंस जाएंगे। फिर अगर नाम पे जाएंगे ना भक्ति सूफी परंपरा तो खत्म हो जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या है ये। आपको डिटेल उसके अंदर जाना होगा, सिर्फ बाहर से देखने से नहीं। ठीक है, अंदर जाके देखिए, खुद समझ में आएगा चीजें कैसी हैं। तो यहां हमें क्या पढ़ना है कि धार्मिक विकास की रूपरेखा कैसी है, भक्ति सूफी संतों का विचार व्यवहार। ठीक है, यहां पर चुने हुए भक्ति सूफी रचनाएं। अब यहां से रचनाएं भी पूछ सकता है, रचनाएं भी पूछ सकता है कि मान लीजिए आपसे किसी की भी कबीरदास जी लिखते हैं कि काकर पातर जोड़ के मस्जिद लिया बनाया था, चल मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ठीक है, किसकी रचना है पूछ देगा, एक दो लाइन में। ये हिंदी में भी है, ये हिस्ट्री में भी है, ये भी याद रखिएगा, हिंदी हिस्ट्री दोनों का पार्ट हो जाता है ये। अभी आपसे पूछ देगा, फिर पूछ देगा कि क्या कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी रचना है, किसने लिखा है, कौन कहता है। ठीक है, रैदास। तो आपका ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, यानी उनकी रचनाओं पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है। उसके बाद इतिहासकारों द्वारा की गई विवेचना है। अब उन सूफी और भक्ति परंपराओं में जो इतिहासकारों ने उनके ऊपर टिप्पणियां की हैं, जो इतिहासकारों ने उनके ऊपर बातें कही हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। क्यों? हम अभी आपको बताया ना कि भक्ति सूफी के बारे में सिर्फ उनके बारे में जान लेना नहीं कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, या आप वो जीवन परिचय नहीं लिखने आए कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था और कबीरदास का जन्म जो है वाराणसी के राजा तालाब में हुआ था। ऐसा कुछ नहीं जानना है, हमें यह जानना है कि कबीरदास ने लिखा क्या क्या है, बीजक में कौन कौन सी रचनाएं फेमस हैं, और अगर वो किसी के बारे में कहते हैं तो क्या कहा उन्होंने, हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा उन्होंने, मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कहा, कबीरदास जी की क्या वाणी रही है, क्या विचार रहे हैं, कबीर किस परंपरा से आते हैं, भक्ति परंपरा से हैं तो भक्ति परंपरा की कौन सी परंपरा से हैं, ज्ञानाश्री क्या प्रेमाश्री, किस शाखा से आते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। चूंकि है ये हिंदी का पार्ट, लेकिन हिस्ट्री में भी इसकी चर्चा कर रही हो, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको बेस्ड माना गया है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला टॉपिक क्या है, देखिए यहां क्या कह रहे हैं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये विजयनगर आपको मिल गया, बीच का कुछ हिस्सा हटाया गया है एनसीईआरटी से, मतलब एनसीईआरटी से नहीं हटाया गया, एनसीईआरटी ने उसे प्रिफर नहीं किया है। ठीक है, जो आप मिडवल इंडिया में स्लैब डायनेस्टी से लेकर के और लोधी डायनेस्टी तक के बीच का जो हिस्सा था, उसे एनसीईआरटी ने थोड़ा दरकिनार किया। ठीक है, उसकी मेन टॉपिक को भक्ति सूफी के साथ ही कोरिलेट कर दिया गया। यहां पर हम विजयनगर की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप जानते हैं, हरिहर बुक का, दो लोगों का नाम आपने सुना होगा। यहां हमें क्या पढ़ना है, विजयनगर कालीन मंदिरों की बात करेंगे, उनके किलों की बात करेंगे, सिंचाई सुविधाओं की बात करेंगे, उनकी नई इमारतों की बात करेंगे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था और स्थापत्य से संबंध, मतलब उनका प्रशासन कैसा था, कैसे शासन चलाते थे, किस तरीके का उनका कल्चर था, किस तरीके का वो काम करते थे, किस तरीके का उनका पॉलिटिकल इवेंट होते थे, इन सब चीजों की चर्चा हम करेंगे। उसके बाद हौज खोज की कहानी, हम्पी की कहानी। अब यहां हम्पी को टारगेट किया गया है, तो ये याद रखिएगा, हम्पी से क्वेश्चन खूब पूछेंगे। हम्पी कहां है, किसने बनवाया, क्या है, स्तूप क्या है, कैसे होता है, क्या काम करता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, उसकी दीवारें कैसी होती हैं, उन सब चीजों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और अब तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जब छोटा छोटा टॉपिक, एक एक टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए भैया, जिस समय कुरुक्षेत्र की, जिस समय आप जो है कहानी सुनना बंद किए, आप रास्ता भूल जाएंगे। ठीक है, आप रास्ता भूल जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो ये अगला टॉपिक क्या है, किसान, जमींदार और राज्य।
किसान जमींदार और राज्य की बात कर लें। अब इसको देख के आपको लगेगा किसान जमींदार और राज्य का मतलब क्या होता है, किसान जमींदार राज्य बोल दिया, तो अब इसमें क्या आएगा हम बताते हैं इसमें क्या आएगा। आइए नीचे देखते हैं क्या आएगा। क्या कह रहे हैं, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ले भैया आ गया मुगल डायनेस्टी। अब जहां मुगल साम्राज्य आया वहां समझ जाइए इतिहास खींच के चला गया इतना। मुगल साम्राज्य लिख दिया तो इतिहास जहां चला गया इतना, मतलब बाबर से लेकर के और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक चला गया हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना डिटेल पढ़ेंगे। टॉपिक बता दिया एनसीईआरटी ने कि हम क्या पढ़ेंगे उसने पहले ही डिसाइड कर दिया। देखिए क्या पढ़ेंगे। क्या है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधी ढांचा कैसा था, कृषि में तत्कालीन परिवर्तन कैसे हुए, किस तरीके से चेंजेस आए एग्रीकल्चर में। ठीक है, आईने अकबरी को फोकस किया गया है। किसको फोकस किया गया, आईने अकबरी को। ठीक है, आईने अकबरी को खूब फोकस करते हैं। इतिहासकार और इतिहासों के पुनर्निर्माण और आईने अकबरी का प्रयोग किस प्रकार किया गया, इतिहास में आईने अकबरी का क्या रोल रहा है, इतिहास में आईने अकबरी क्या है, आईने अकबरी वास्तव में है क्या, उससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम मौर्य डायनेस्टी में बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जो मुख्य शासन हुए हैं उनकी बात करेंगे। जैसे हम बाबर की बात कर लें, हम हुमायूं की बात कर लें, हम शाहजहां की बात कर लें, हम जहांगीर की बात कर लें, हम शाहजहां की बात कर लें, हम अकबर की बात कर लें, हम जहांगीर की बात कर लें, हम औरंगजेब की बात कर लें, हम किसी की भी बात कर लें। ठीक है, हम जिसकी भी बात करेंगे हम यही जानेंगे। अगर आप बाबर की बात करते हैं तो बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद जहांगीर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे राजा आते हैं। तो ये क्रम है, बाबर से लेकर, हुमायूं से लेकर, अकबर से लेकर, जहांगीर से लेकर, शाहजहां से लेकर और औरंगजेब से लेकर आगे जो 15 आगे बढ़ते चले गए, 15 और राजा हुए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो केवल इनके नाम नहीं जानने, इनका शासन प्रशासन कैसा था। और बेसिकली फोकस किस पे कर रहा है, अकबर पे। अकबर का प्रशासन कैसा था, अकबर का काम कैसा था, अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, स्थापत्य कला में इनका बहुत योगदान है। तो इन सब चीजों पे चर्चा करनी है, डिटेल चर्चा करनी है। ये केवल मुगल डायनेस्टी लिख दिया, इसका मतलब मुगल एम्पायर का मतलब ये हो गया कि डिटेल चर्चा करो मुगल एम्पायर पे, नहीं तो कहानी जो है वो खत्म है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़े, शासक और विभिन्न इतिवृत्ति। शासक और विभिन्न, अब यहां से भी आपको नहीं समझ में आएगा तो हम डिटेल उसके नीचे देखते हैं। मुगल दरबार की बात कर देते हैं, यानी मुगल दरबार में क्या है, किन किन चीजों की बात हो रही है मुगल दरबार में। 15वीं और 16वीं शताब्दी में राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे उनके। उसके बाद क्या है, कहानी दरबार की इतिवृत्ति की रचना और उनका परावर्ती अनुवाद, प्रसार और विवरण। मतलब मुगल शासन में किन किन चीजों की रचनाएं हुई, कौन कौन चीजें लिखी गई, उन कौन कौन सी चीजों का अनुवाद हुआ। जैसे आप पढ़ते हैं महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया, आईने अकबरी का भी अनुवाद होता है। तो किन किन चीज़ों का अनुवाद हुआ, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन हुआ किन किन चीज़ों का, वो फारसी में कुछ चीज़ों का ट्रांसलेशन हुआ, कुछ चीज़ों का अरबी में हुआ, तुर्की में हुआ, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराया मुगल शासकों ने। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, मतलब उनकी किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अकबरनामा की बात करेंगे, बादशाहनामा की बात करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हिस्ट्री में उसका यूज़ किया जा रहा है, हिस्ट्री में उस पर फोकस किया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो चैप्टर है पूरा, दो चैप्टर में पूरे मुगल डायनेस्टी को सम्मिलित किया गया है, मतलब जोड़ा गया, एक तरीके से ज्वाइंट किया गया, समझ लीजिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो अगला भाग आता है भाग 3। हमने आपको बताया कि तीसरा भाग जो है वो हिस्ट्री का, जो मिडवल खत्म होता है तो मॉडर्न शुरू होता है। अब मॉडर्न की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो देखिए क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है उपनिवेशवाद और देहात। मतलब हम कॉलोनिज्म की बात करते हैं, कॉलोनिज्म की बात करते हैं कि कॉलोनिज्म कैसे आया, किस तरीके से कॉलोनीज बनना शुरू हुई। अब कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट ही अंग्रेजों के आने से आया। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो वहीं से कॉलोनी का कॉन्सेप्ट आया कि कॉलोनीज कैसे बनेंगी, कॉलोनीज का कैसे निर्माण होगा, कौन कौन सी कॉलोनीज कहाँ कहाँ बनी, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। अब देखिए इनकी चर्चा कैसे करेंगे यहाँ पर। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जमींदारों, किसानों, कलाकारों का जीवन वृत्तांत। मतलब हम पढ़ेंगे कि जब 18वीं सेंचुरी शुरू हुई तो उस समय क्या था, किस तरीके से हमारे यहाँ जमींदार जो थे उनकी क्या कंडीशन थी, हमारे यहाँ जो फार्मर्स किसान थे उनकी कंडीशन थी, हमारे यहाँ जो कलाकार हुआ करते थे उनकी क्या कंडीशंस थी। उसके बाद क्या है, ग्रामीण समाज में सहकारी ढांचा क्यों की गई, उनका विवरण और उन विवरणों के प्रकार और प्रस्तुति का प्रतिवेदन करेंगे। उसके बाद फिंगरमिंट्स का 5वां प्रतिवेदन, फ्रांसीसी बुकनान, हैमिल्टन और दक्कन के दंगों की रिपोर्ट। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे यहाँ आए, किस तरीके से फ्रांसीसी बुकनान, फ्रांसीसी हमारे यहाँ आए, डच आए, स्पेनिश आए। इन सब चीज़ों की चर्चा हम इसमें करेंगे कि किस तरीके से उपनिवेशवाद की रचना की गई। कॉलोनीज और रूरल सोसाइटी की बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ अगर बढ़ेंगे,
मिडवल मॉडर्न इंडिया में, तो विद्रोही और राज्य। अब इसको देख के आपको लगेगा विद्रोही राज्य का क्या मतलब है, तो विद्रोही राज्य का मतलब यहां से आपको समझ में आएगा 1857 का चित्रण, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1857 का आंदोलन, यानी द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति की बात करेंगे। और जब 1857 का नाम आ जाता है तो 1857 की क्रांति में बहुत कुछ आ जाता है, सब कुछ सम्मिलित कर लिया जाता है उसमें। क्या क्या ये सम्मिलित करेंगे, देखिए 1857-58 की घटनाएं, इन घटनाओं को किस प्रकार संरचित और चित्रित किया गया, ठीक है। 1857 का चित्र समकालीन विवरणों का उद्धरण किस तरीके से 1857 के चित्रों में अंग्रेजों और विचारकों को किस प्रकार प्रभावित किया, मतलब कह रहे हैं 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, सारे रीजंस बताने होंगे, और उसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि किस तरीके से 1857 की क्रांति ने इफेक्ट डाला इंडियन लोगों पर, इंडियन लोगों के थिंकिंग पर, इंडियन लोगों के विचारों पर, किस तरीके से 1857 का क्रांति का प्रभाव पड़ा। इन सब चीज़ों की चर्चा हम इसमें करेंगे। विद्रोही और राज्य एनसीईआरटी के पेज पे आपको यही टॉपिक मिलेगा, उसके अंदर की डिटेल्स हमने आपको दी हैं ताकि आप ये समझ जाएं कि इसमें हमें पढ़ना किन चीज़ों को है, ठीक है। इस साथ साथ ही चलता रहेगा हमारे, ठीक है। चलिए, एक भी लाइन हम सिलेबस से आगे पीछे नहीं जाएंगे, चिंता नहीं करिएगा आप, ठीक है। तो हम चिंता क्यों करो, तो आप चिंता नहीं करिए, एक भी लाइन इधर उधर नहीं जाएगा, परेशान एकदम मत होइएगा। अगला टॉपिक है उपनिवेशिक शहर, यानी कॉलोनीज सिटीज की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य, यानी कि हम आर्कोलॉजी की बात करेंगे, किस तरीके से नए नए शहरों को डेवलप किया गया, किस तरीके से आर्कोलॉजी के क्षेत्र में काम किया गया, किस तरीके से उनकी बातें की गई। अब देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुंबई, चेन्नई का विकास, पर्वतीय क्षेत्रों और छायाबीनों का विकास, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि मतलब कुल मिला करके देखिए क्या कह रहे हैं, उपरोक्त में नगरों के इतिहास निर्माण में किस प्रकार प्रयुक्त हो सकते हैं, मतलब इसमें हम नई नई जो कॉलोनीज बन रही थी, नई नई जो सिटीज बन रही थी, कलकत्ता हुआ, बॉम्बे हुआ, चेन्नई हुआ, मद्रास कोई चेन्नई कहते हैं, मद्रास हुआ, ठीक है। किस तरीके से नए नए सिटीज डेवलप हो रही थी, किस तरीके से वो लोग अपने ट्रेड को आगे बढ़ा रहे थे, किस तरीके से व्यापारिक केंद्रों को आगे बढ़ा रहे थे, इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे किसमें, इस वाले टॉपिक में, यानी औपनिवेशिक शहर, यानी कि कॉलोनीज सिटीज में, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां नेशनलिज्म की बात होती है, यानी यहां की राष्ट्रीयकरण की बात होती है। अब यहाँ अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलिज्म की बात होती है। नेशनलिज्म मतलब महात्मा गांधी, अगर ये एक नाम आ गया है महात्मा गांधी, इस नाम ने ही 1915 के बाद के पूरे इतिहास को समेट कर रख दिया। तो जब महात्मा गांधी की एंट्री इंडिया में होती है 1915 में, 1915 में, तब से लेकर के और 1947 तक यानी 1948 तक, जब तक महात्मा गांधी जीवित रहते हैं तब तक के इतिहास को इसी तरीके से सम्मिलित कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहे हैं, और नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, ठीक है, और उसके आगे की बात करते हैं समकालीन विचारकों की दृष्टि में महात्मा गांधी। अब देखिए क्या है, 1918 से 1948, अगर यहाँ ये लिख दिया कि 1980 से 1948 तो वो समझ जाइए कि पूरा इतिहास समेट दिया। उन वर्ष 1931 में महात्मा गांधी, यानी आप समझ जाइए कि 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर के 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन, ये तीन बड़ी घटनाओं से लेकर के और 1947 में इंडिया के आज़ाद होने तक की जो घटनाएं हैं वो नेशनल मूवमेंट में सम्मिलित कर दी जाती हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, भारतीय और अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से रिपोर्ट्स आए, कौन कौन से लेटर्स आए, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स आए, कौन बंगाल में छपता था, कौन, जैसे तिलक 2 अखबार निकलवाते थे, एक मराठा और एक केसरी। मराठा जो था वो अंग्रेजी में छपता था, केसरी जो था मराठी में छपता था। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे, फैक्ट्स वहीं से निकाल के लेकर हम आएंगे, ठीक है। अगर अगले टॉपिक की तरफ चलें, अगला जो टॉपिक है वो है, देखिए, विभाजन को समझना। अब हम यहां पे किसको समझेंगे, 1947 में जो डिवाइडेशन हुआ, जो भारत का विभाजन हुआ, किसका, भारत और पाकिस्तान में, उसको समझेंगे। 1940 के दशक का इतिहास पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद, संप्रदायवाद और विभाजन, यानी यहां पर हम किन किन चीजों की बात करेंगे, नेशनलिज्म की बात करेंगे, ठीक है, कम्युनलिज्म की बात करेंगे और पार्टीशन की बात करेंगे, ठीक है। इन तीन चीजों की चर्चा करेंगे। क्यों पार्टीशन हुआ, पंजाब और बंगाल को विशेष रूप से फोकस करेंगे, क्यों पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का क्या कारण था, क्यों पार्टीशन किया गया, और कौन कौन से ऐसे विचार थे उस पार्टीशन के बीच, और पार्टीशन से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। हमें पीएचडी नहीं करेंगे, हम उनमें से फैक्ट्स निकाल के लेके आएंगे। कौन कौन से रूल आए जिन्होंने पार्टीशन करने, क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, वेवेल योजना आई, कैबिनेट मिशन आया, इनकी चर्चा करेंगे। किस तरीके से इन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए अलग अलग रूल्स आए, क्या इंटरनेशनल प्रेशर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रेशर था इसलिए हम आज़ाद हुए, या उसमें महात्मा गांधी का योगदान था, करो या मरो के नारे का योगदान था। इन सब चीज़ों की चर्चा हम इसमें करेंगे, ठीक है, किस तरीके से विभाजन होगा। चलिए आगे अगर हम देखेंगे
तो अगला टॉपिक क्या है? अगला है संविधान का निर्माण। अब देखिए भैया, ये जो संविधान का निर्माण है, ये टॉपिक बेसिकली है कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट का, पॉलिटी में इसकी चर्चा भी की गई, किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया। पॉलिटी का ही मेजर, ये पॉलिटी ही इसमें रोल है। लेकिन क्या है, हिस्ट्री और हिस्ट्री जहां से खत्म होती है वहीं से पॉलिटी शुरू होती है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी के बीच का जो हिस्सा है, जो एकदम कह सकते हैं ट्रांजिशन फेज में आता है, वो है संविधान का निर्माण। तो इसमें हम पढ़े हैं, फिर भी एक बार पढ़ेंगे। स्वतंत्रता और 9 राष्ट्र, नए नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, कैसे नए नए राज्य क्रिएट किए गए। जैसे आप कैसे जो था वो जो हमारे यहाँ प्रांत हुआ करते थे उनको इकट्ठा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से मेहनत की, ठीक है। जम्मू कश्मीर हुआ, हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इनको कैसे इकट्ठा किया गया, ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे फॉर्मेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान सभा के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ MCQ भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, चिंता नहीं करिएगा। यहाँ अगर सिलेबस में NCERT के हिस्ट्री में है तो हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, पॉलिटी में तो पढ़ेंगे, हम फिर से हिस्ट्री में पढ़ेंगे, चिंता एकदम मत करिएगा। वैसे आपको इसका वीडियो पॉलिटी वाले लेक्चर में मिल जाएगा आपको जाकर के, ठीक है। उसके बाद हम वाद विवाद पढ़ेंगे और इन विचार विमर्शों में निकल कर आया उनका विश्लेषण भी करेंगे। किस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में कैसे काम किया गया, किस तरीके से फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हम आपको पूरा डिटेल हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट है, पूरा डिटेल हमने NCERT आपको अभी आपके सामने NCERT का डिस्कशन कर दिया कि किस तरीके से एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न 3 भागों में बांट करके हिस्ट्री को और पूरे हिस्ट्री को समाहित कर दिया गया। हड़प्पा से शुरू होता है हिस्ट्री और इधर आकर के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर खत्म होता है। तो इन पूरे डिटेल चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ देखें इन चीज़ों को, समझें इन चीज़ों को, और जिनको हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट लेना है वो फोकस करें हमारे ऊपर, हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर के ऊपर। और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया आप जाके देख लीजिएगा, कोई भी एक भी लाइन NCERT से इधर उधर नहीं जाएगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो, जैसे अगर आप जाएंगे तो साउथ इंडियन डायनेस्टी हमने पढ़ाई थी, नॉर्थ इंडियन पढ़ाई थी, उसमें थोड़ा सा चीज़ें NCERT से इधर उधर गई हैं। लेकिन क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपके स्थापत्य कला से जोड़ती हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वो गई हैं। अगर आप पुष्यमित्र शुंग को पढ़ रहे हैं तो गुप्त वंश से उसका जुड़ा हुआ हिसाब किताब है, हर्ष से जुड़ा हुआ हिसाब है, इसलिए हम वहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं। तो उनको भी कोरिलेट किया गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं ईर घाट और सिलेबस जा रहा है वीर घाट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। एक बार इसे आप देखिएगा डिटेल, एक बार डोमेन सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा, और इसके बाद भी अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरे हिसाब से आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, JNU में, BHU में, कहीं भी लेना चाहते हैं, आपको हिस्ट्री जो है क्लास 12th NCERT उसके डिटेल समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। एक बार समझ लेंगे तो आपका खुद भी माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों को कैसे कैसे पढ़ना है। जब आपको वे पता चल जाएगा तो आप खुद भी चलने की कोशिश कर देंगे। एकला चलो तो आप जानते हैं अकेले भी चल सकते हैं, वैसे हमारे साथ चलेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। और अकेले भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। और भी बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके डिटेल सिलेबस हम आपको लेके आएंगे, जल्दी ही आपसे मिलेंगे, ताकि आपको डोमेन सब्जेक्ट में कोई भी समस्या ना हो। बाकी आपका जो काम है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस करिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं है। मेरा काम था आपको चीज़ें सही बताना, हमारा काम था आपको मार्गदर्शन करना। हम आई एम ए टॉर्च बियरर, हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, आप सीधे चलते चलिए और आप मंजिल तक पहुँचेंगे, ये हमारा वादा है। इसको एक बार डिटेल समझ लीजिएगा। बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनका डिटेल सिलेबस आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। आप जाइए और वहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार एक सिस्टम वे में देखिए, ठीक है। साइंस के भी वीडियोस मिल रहे हैं वहाँ पे, आपको आर्ट्स के भी मिलते रहेंगे, और बाकी जो तीसरा पोर्शन है उसके भी वीडियो आपको डिटेल सिलेबस मिले होंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, और अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, घबराइए एकदम नहीं। हम जल्दी ही आपको सारी क्लासेस के साथ एक नए तरीके से, एक नए जोश और नए लवरेज, नए उत्साह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जहाँ रहिए, जैसे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद।